गुड मॉर्निंग। तू आया? बहुत दिनों बाद आया। हाँ जी। अब देखो कि हम पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आज उसके बारे में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोटिस वायरल हो रहा है जो आपने देखा होगा, लेकिन हम जिस भर्ती के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए वो लागू नहीं है। वो 2026 वाली भर्ती से लागू है। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़े ना, तो वैसे तो कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। पढ़ाई में कोई सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं, तो पढ़ने के हिसाब से तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन उतना ही है कि साइको में और ज्यादा ध्यान देंगे। और ज्यादा क्या ध्यान होता है? 5 बैटरियां, 500 पास होना जरूरी है। इसलिए उस समय बच्चा दिन रात एक करता है, जिसकी आंखें ठीक होती है उसके भी चश्मे लग जाते हैं कईयों के। ये हालात है उस समय, क्योंकि 500 के 500 में पास होना जरूरी है। और केवल परसेंटेज वाइज नहीं है, इसका एवरेज से काउंट होता है नंबर। और उसमें बैटरी में भी कभी कोई बदलाव भी आ सकता है, तो वहां वैसे भी डर का माहौल बहुत ज्यादा रहता है। तो अभी वो उनको पता है, उनको लगा कि ये जो नई जनरेशन आ रही ज्यादा प्रेशर ले नहीं रही होगी, तो उनका प्रेशर और बढ़ा के चेक करते हैं। तो वो उसको घुमा के प्रेशर बढ़ाने वाला चेक कर। और तो क्या ही हो रहा है भाई, मैं साइको पढ़ा रहा हूं, उसमें देखो कि साइको के टाइम सबसे ज्यादा हाईएस्ट, किसी को कहने की जरूरत नहीं, तू घर जाके प्रैक्टिस कर, वो खुद प्रैक्टिस करता है। खुद से कंप्यूटर में नहीं चलता, लैपटॉप लेके आता है, चाहे भले वो जो सेकंड हैंड खरीद के लाता है, किसी भाई का मांग के लाता है, उसमें भी नहीं चलता, तो हमारे पास लैपटॉप लेके आता है, इसमें कैसे भी चलो। ठीक है, इतना एक्टिव रहता है, किसी को नहीं कहना पड़ता तू घर जाके प्रैक्टिस कर, सारे ही करते हैं। अब उसमें और वेटेज बढ़ाएंगे तो फिर उसमें क्या है कि वो जल्दी चश्मा लगवा देंगे। वैसे भी जिन्होंने अपना 6/6 का सर्टिफिकेट जमा कराते हैं, उसके बाद साइको एग्जाम देने जाते हैं। साइको एग्जाम देने जाते हो ना, उसमें आपको 6/6 आपकी आंखें परफेक्ट है और डॉक्टर ने लिखवा के सर्टिफिकेट वहां जमा करवाना पड़ता है, तभी आप साइको दे सकते हो, नहीं तो आप साइको नहीं दे सकते। उसके बावजूद 15 में से 13 पास होते हैं। वापस जो मेडिकल होता है ना, 15 में से 13 पास, 15 में से 2 तो भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये इसका प्रभाव है। अब देखो आगे क्या होगा। बाकी इस भर्ती के लिए इसका कोई प्रभाव नहीं है। 2026 वाली 15 मई से फॉर्म भरे जाएंगे ना, उसके लिए प्रभाव है। और प्रभाव होके भी ऐसा कोई क्या खास प्रभाव है? केवल है कि दिखने के लिए कट ऑफ कम रहेगी, एक्चुअल कट ऑफ वही रहेगी, दिखने में थोड़ी कम रह जाएगी। नहीं, क्योंकि यहां तो वो जो 50% वेटेज कर दोगे, चाहे कितने परसेंटेज वेटेज कर दोगे, यहां साइको में नंबर बहुत ज्यादा तो नहीं ला सकते। कभी आज तक आपको नहीं मिला कि 30 में से 26 लेके आया। आप पूरा ऐसे माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। 22-23 नंबर आता है, वो भी हाईएस्ट 23.5 या 24 भी आए तो अब की बार आए हैं। बात इतना वेरिएशन भी जाता नहीं है, वेरिएशन जाता है 22, 22.5 यही तक। तो इसलिए उसमें ज्यादा वेरिएशन भी बढ़ना नहीं है। तो पार्ट ए का जो नंबर है वो फिर उसका 50% हो जाएगा, तो फाइनल कट ऑफ थोड़ी सी कम दिखेगी, बाकी है वो वही। जैसे अभी यदि किसी ने 80 नंबर लेके आया, कितना नंबर लाया? 80, तो 7 8 56, 56 और 21 कितने हो गए? 77। जब कट ऑफ 77 दिख रही है ना, तो इसका मतलब उसने सीबीटी 2 में 80 नंबर लाया, लेकिन कट ऑफ कितनी दिखी? 77 दिखी कि नहीं दिखी? अब ये 50% होने के बाद में क्या है, जो 80 नंबर लाएगा तो उसका हो जाएगा 40, और 50 में से जो ये 21 होता है तो 70%, तो वो हो जाएगा 35, तो हो जाएगा 75। तो फिर आपको दिखेगा कट ऑफ 75, लेकिन वो लेके तो भी 80 आया है सीबीटी 2 में, है कि नहीं है? उस मामले इतना ही फर्क है, बाकी ऐसा कुछ फर्क नहीं है। चलो भाई, पढ़ गए हो कि नहीं? आयो आयो ना? क्या वैसे कितना क्या? हमने थर्मल वोल्टेज पढ़ लिया था, पी टाइप एन टाइप पढ़ लिया था, सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक जान लिया था, उसके अंदर एनर्जी गैप कितना है वो भी हमने जान लिया था। मतलब बेसिक 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 सारी सिलिकॉन जर्मेनियम के गुण वगैरह सब जान लिए थे। ठीक है, अब हम उसके आगे का भाग पढ़ना शुरू करते हैं, और आज डायोड के बारे में भी शुरू करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जरूरी बात है, और मैंने आपको
वेरी फर्स्ट डे से कहा है 3 दिन तक समझ में आने की गारंटी मेरी है। तो कल तो आपको आया ही होगा, आज आपको आएगा, अगली क्लास में भी आएगा, उसके अगले में भी आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, उसके बाद पढ़ेंगे नहीं, और तो क्या होगा। वो नहीं आने का कारण है कि ये जो आप बहुत ज्यादा ध्यान से ये चैप्टर पढ़ोगे तो अगले समझ में आते हैं। अब एम्पलीफायर कहने के लिए तो आपको एम्पलीफायर नाम है, छोटा सा है, कितने सवाल आते हैं, कभी कभार एक सवाल आता है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स बुक के अंदर एम्पलीफायर उतना ही बड़ा है जितना बड़ा ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर पढ़ने में हम कितने टाइम लगाते हैं? कम से कम 15 से 16 घंटा लगाते हैं ट्रांसफॉर्मर पूरा पढ़ने में। एम्पलीफायर पढ़ने में कितना लगा? 1.5 घंटा। तो वो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना, तो ऊपर ऊपर से वैसा मामला, क्योंकि सवाल आते भी तो उतना ही है। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत बड़े चैप्टर होते हैं, ऐसे मामले। तो एक अपने पास नाम बचा हुआ था होल। होल को कह दो कोटर, ये नाम लिखा हुआ आता है, यहां कह दो छिद्र। होल को क्या कह दोगे? कोटर या छिद्र। अब आप मुझे बताओ होल किससे कहते हैं? होल इज नथिंग बट अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होल कहते हैं। एक बार समझ लो, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि ये आपके पास 3 सीट पड़ी है, 3 सीट में से यहां पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक सीट क्या है? खाली। तो ये 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? होल, ठीक है। अब इस 3 सीट में स्थिति क्या हुई कि ये व्यक्ति तो यहीं पर है, ये यहां से आगे चला गया। आगे चला गया तो कहां आ गया भाई? यहां आ गया ना। तो बताइए इलेक्ट्रॉन किधर गया? इस दिशा में गया कि नहीं गया? लेकिन आप मुझे बताओ होल किस दिशा में गया? अच्छा, दूसरा कंडीशन आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आगे चला जाएगा, तो आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये तो यहां आई। अब आप ये कहोगे कि होल की गति इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा, जबकि होल ने गति की क्या? नहीं, गति किसने की? इलेक्ट्रॉन ने। तो ऑटोमेटिक जो खाली जगह वो क्या कहला रही है? होल। इतना ही मामला है। तो होल क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को होल कहते हैं, और इसकी गति इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। अभी समझ रहे हैं इसको? पूरा कॉन्सेप्ट समझना। इसकी गति इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कोई बल तो लगाना पड़ेगा। बल और भार दोनों का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। अब कोई एक 5 किलो की वस्तु है, उसको हटाने के लिए बल लगाओगे तो 5 किलो से ज्यादा ही लगाओगे, या 5 न्यूटन की वस्तु है तो बल लगाओगे 5 न्यूटन से ज्यादा लगाओगे, नहीं लगाओगे। तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो भार लगेगा, जो बल लगेगा, वो इलेक्ट्रॉन के भार से क्या होगा? ज्यादा। तभी हमारे पास क्या क्रिएट होगा? होल। तो आप कहेंगे होल का प्रभावी भार इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। होल तो है ही नहीं कुछ, होल का भार कहां से आएगा? ये भार कौन सा कहलाएगा? प्रभावी भार। तो कहोगे इसका प्रभावी भार इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है, ठीक है ना। तो इसका प्रभावी भार क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे इसका प्रभावी भार इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। इसकी गति इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं भाई? होल कहते हैं, ठीक है। अब देखो, प्रभावी भार इलेक्ट्रॉन से अधिक है तो इसकी चाल यानी स्पीड क्या है? कम। तो होल की गति इलेक्ट्रॉन से कम होती है। ठीक है, और होल की गति इलेक्ट्रॉन से कम होती है। तो आप ये कह देंगे
कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, ज्यादा, और होल की गति कम। इलेक्ट्रॉन की गति होती है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल की गति क्या होती है, मोबिलिटी ऑफ होल। ये तो इलेक्ट्रॉन की गति होल की गति से क्या है, ज्यादा, तो होल की गति इलेक्ट्रॉन से कम होती है। सही बात है। और जैसे मान लो ज्यादा तेज गति से कौन भागेगा, जो हल्का होगा। हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज गति से गति क्यों करते हैं, क्योंकि वे हल्के होते। सवाल आया 2025 के एग्जाम में जूनियर इंस्ट्रक्टर वायरमैन में, लेकिन इसका आंसर की मैं स्टार दे दिया। आंसर इसका कोई माना नहीं गया था, बाकी होता तो हल्का ही है। इसमें एक सी ऑप्शन और था जो हल्का फुल्का कॉन्ट्रीडिक्ट कर रहा था, इसलिए उन्होंने आंसर की में से हटा दिया। बाकी उत्तर वो ऐसे ही था, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं था। लेकिन कई बार जगह छोटा सा विवाद आता था हटा देते ना, और विवाद भी नहीं होता है। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ऑथेंटिक किताब में गलत इंफॉर्मेशन है, तो भी पर्सन हटाना पड़ता है। भाई उन्होंने कह दिया हल्का है, कहीं पर उसने ऊपर नीचे किसी ने लिख रखा किताब ऑथेंटिक किताब में, तो उसने प्रूफ डाल दिया कि भाई मैंने तो आपकी निमी की किताब में ये लाइन पढ़ी है, तो वो कहेगा हाँ यार लिख तो ये दी। उसने कहा चलो स्टार लगा दो, वैसे स्टार लगा दिया। बाकी होता आंसर सही है, करो नोट। आप आए नहीं 2-3 दिन से, 2 दिन से नहीं आ रहा था, और तुम तो बहुत दिनों से नहीं आ रही। कॉपी अब आई है, वो आ नहीं रहा था। चल क्या रहा है, तुम डेट का वेट कर रहे हो क्या, डेट का, तारीख आ जाए बस। लिख लिया भाई, ओके। एक नाम आता है मोबिलिटी, नाम सुना नहीं सुना, मोबाइल पुलिस सुना, मोबाइल वैन, मोबाइल तो सुना ही है। अपने पास ये है, इसको मोबाइल क्यों कहते हैं, मोबाइल है इसलिए मोबाइल कहते हैं। ये है तो सेलफोन, ये मोबाइल थोड़ी ना है, क्या है ये सेलफोन, इसको मोबाइल क्यों बोलते हैं। सवाल यहीं से शुरू करते हैं, है क्या ये, एक्चुअल में क्या सेलफोन है। आप किसी बात करते हैं, दूरभाष में बात होती है तो क्या है, सेलफोन है। मोबाइल क्यों बोलते हैं, मोबाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें तार नहीं लगा, किधर भी ले जा सकते हो ला सकते हो। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता से,
मोबाइल का मतलब होता है गतिशीलता से। यदि मोबाइल एटीएम है, इसका मतलब ये नहीं कि एटीएम की मशीन आपके मोबाइल के अंदर आई है, ऐसा ये मोबाइल, ये तो सेल फोन है। मोबाइल एटीएम का मतलब है आजकल वो प्रचलन बंद हो गया। पहले क्या होता था, अभी भी थोड़ा बहुत तो चलता है, कि जैसे मान लो कि यहाँ जयपुर में कोई एक बड़ा ग्राउंड है जहां पर मेला लगेगा, तो उसके बाहर जो गेट पर तीन चार अलग अलग बैंकों के एटीएम मशीनें लाके गाड़ी खड़ी कर देते थे कि भाई इधर अंदर जाओगे दुकान में तो शॉपिंग करोगे, पैसे आपके पास खत्म हो जाएंगे, डेबिट कार्ड डालोगे पैसे आ जाएंगे। आजकल आ गई यूपीआई, तो सीधा कहता है क्यूआर कोड दे। तो इसलिए उसका प्रचलन क्या हो गया, कम। पहले उसका प्रचलन बहुत ज्यादा था। तो वो एटीएम वहां परमानेंट थे क्या, नहीं, मोबाइल एटीएम। तो यहां पर जैसे कुछ पुलिस घूमती है जो पेट्रोलिंग करने वाली होती है, वो भी मोबाइल पुलिस ही कहलाती है। तो ये मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, गतिशीलता से। इसलिए याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना भाई। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, गतिशीलता। ठीक है। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है म्यू। ठीक है। मोबिलिटी यानी मोबिलिटी क्या होती है, गतिशीलता। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल में कौन ज्यादा तेजी से गति कर रहे हैं, उस गतिशीलता का माप करना। तो मोबिलिटी होती है, जो म्यू होता ना, वो होता हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी बट्टा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको कहते हैं अपवाह वेग। अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है, बताइए भाई। मोबिलिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसका मतलब ये हो गया कि म्यू बराबर हो गया वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बट्टा क्या हो गया ई। मात्रक क्या आया, मात्रक देखो कि ऐसा देखा जाए तो वोल्टेज का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और इसका क्या हो गया भाई, वोल्ट प्रति मीटर। तो मीटर मीटर ऊपर गया तो मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकंड। या आप ये कह दो, वोल्ट सेकंड कह दो, गुणा निशान लगा दो आप, सेंटीमीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकंड। ये इसका क्या होता है भाई, मात्रक। मोबिलिटी यानी गतिशीलता किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की, होल की, इलेक्ट्रॉन की। तो आप कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होती है, यानी कि म्यू एन इज ग्रेटर देन म्यू पी। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होती है, इस कारण ही हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग अधिक करते हैं। एनपीएन में क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। पीएनपी में क्या ज्यादा, होल। आपको रेस्पॉन्स क्या चाहिए, फास्ट। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी और, तो ज्यादा काम है पीएनपी लेते हैं एनपीएन, एनपीएन। इसलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन का उपयोग अधिक किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होती है,
इसलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन का उपयोग क्या किया जाता है भाई, अधिक किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी अपवाह वेग बटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, गतिशीलता, कौन ज्यादा फास्ट रूप से गति करेगा। जितना फास्ट संचालन होगा उतना ही रेस्पॉन्स भी क्या होगा, तेज। अब इनके वैल्यू वैसे तो कोई पूछता तो है नहीं, लेकिन मैं आपको लिखता हूं कि एक है म्यू एन और एक है म्यू पी। म्यू एन का मतलब है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मोबिलिटी ऑफ होल, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता और होल की गतिशीलता। अब ये किस किस में होता है भाई, मैं वैल्यू तो भूल ही गया हूँ। एक होता है सिलिकॉन में और एक होता है जर्मेनियम। एक होता है 500 और एक होता है 1350, नहीं उल्टा आ गया, 1800 3800। लिख लो, ये गतिशीलता का मान होता है। मात्र क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। मात्रक तो यही है ना गतिशीलता का, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड। एक भाई आप है ना कहीं साइड में पॉइंट लिख लेना, मुझे कल याद दिला देना। अभी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद है नहीं वो, क्योंकि उस वैल्यू में विवाद है। रजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड रजिस्टिविटी ऑफ जर्मेनियम, सवाल दोनों ने पूछे हैं, और वो सवाल क्या है कि 2-3 बार ऊपर नीचे वैल्यू देती उन्होंने। इसलिए उस वैल्यू को क्या है कि सही ऑथेंटिक सोर्स ढूंढना पड़ेगा। इसलिए कल मुझे याद दिला देना कि ये बताना है वैल्यू मतलब रजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड रजिस्टिविटी ऑफ जर्मेनियम। अब देखो कहीं पर तो 0.6 भी है जर्मेनियम की, कहीं पर 60 भी देती, तो अब ये क्या लफड़ा आ जाएगा। 2.3 दी हुई है, 2.3 गुणा 10 की घात 3 10 की घात 5, वो अलग अलग मात्रा के हिसाब से सिलिकॉन की। लेकिन एग्जैक्ट के लिए क्या थोड़ा सा रिसर्च जरूरी है। आपके जाने के बाद ये पीडीएफ 15-15 घंटों में डालते हैं, गलत बात है। 15 घंटे में डालने के लिए क्या होता है कि 9 बजे क्लास छोड़ूंगा तो 15 घंटे में डालने वाला रात को 12 बजे डालनी चाहिए। रात को 12 बजे तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है। मैं यहाँ से 7 बजे निकलूंगा तो 7:30-8 बजे सारा स्टाफ निकल जाएगा, 7:30 आधा घंटा एक्स्ट्रा और मान लो, तो 15 घंटे का कोई केस ही नहीं है। 15 घंटे में डालने के लिए भी तो रात को 12 बजे तो रुकना पड़ेगा, कौन रुकेगा। शाम को डाली जाती है। कोई भी पीडीएफ हो, किसी भी बैच की हो, जब अगली क्लास लगाई जाती है तो पिछली की पीडीएफ डाली जाती है, उस समय उसका फोल्डर खोला जाता है। ताकि एक तो क्या होता है कि अभी तुरंत ही पीडीएफ डाल सकते हैं, लेकिन तुरंत पीडीएफ डालने का ऑप्शन आता नहीं है। 2 घंटे तक वीडियो तो प्रोसेसिंग में चला जाता है। अभी जैसे लाइव क्लास खत्म होने के बाद हाथों हाथ वीडियो मिलता है क्या, वो वीडियो गायब हो जाता है। ऐसा नहीं कहीं गायब किया गया है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम में गायब होता है, इनक्रिप्टेड होने लग जाता है। वो 2-1 घंटे में इनक्रिप्शन होता है उसका, और फिर वो वीडियो वापस आपके लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद उसमें पीडीएफ जोड़ सकते हैं, ऐसा रहता है ऑप्शन। तो फिर 2-3 घंटे बाद बार बार एक एक वीडियो को कौन चेक करे, तो उनको पता है कि 2-4 घंटे में शाम तक तो सारे इनक्रिप्टेड हो ही जाएंगे, तो शाम को साथ ही डाल देंगे। ये है केस। आप नहीं थे जब, मैं नहीं था तो भी ये रात को 12 बजे तक तो मेरा स्टाफ नहीं रुकता है। मैं था नहीं था उससे कोई नहीं है। रात को 12 बजे तक तो तभी रुकेगा जब इमरजेंसी हो, और इमरजेंसी हमारे 1-2 ही केस में आती है। एक लोको पायलट के एग्जाम डेट आती है तो इमरजेंसी आती है। फिर हम भी रात वो 12-12 घंटे क्लास लेते थे ना, तो उस समय वो इमरजेंसी क्रिएट होती है। बाकी तो कहाँ इमरजेंसी आती है। लिख ले भाई, वैल्यू लिखो, फटाफट लिखो। एक नाम आता ड्रिफ्ट करंट, एक आता डिफ्यूजन करंट। 2 नाम है, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। फर्क क्या है,
बता भाई उल्टी टोपी वाले, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में फर्क क्या है? फर्क, नाम तो सुना हुआ है कि नाम ही पहली बार सुना है? हाँ तो फिर फर्क तो कहां से बताओगे? आप कह दो कि स्प्लिंग का ही फर्क अभी तो। देखो एक ऐसा है कि जब टंकी में पानी है, समझना आप, याद ध्यान से, टंकी में पानी है और आप नल खोलोगे तो पानी का प्रवाह क्या होता है? ऊपर से नीचे स्वतः होता है। मोटर लगाने की आवश्यकता है क्या? नहीं, ये डिफ्यूजन है। यदि हमारे पास इधर होल है, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो होल क्या होगा भाई? ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, अपने आप जाएगा, बिना धक्के दिए जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। जो श्वेत प्रवाहित होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ इलेक्ट्रॉन या होल का प्रवाहित होना, और जिसके कारण धारा का प्रवाहित होना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूज हुआ। अगला है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होता है बाई फोर्स। आपने गाड़ी में भी ड्रिफ्ट मारते हैं तो वो भी क्या होता है? बाई फोर्स। कार में ड्रिफ्ट आता है तो वो ब्रेक देके एकदम से मोड़ते हैं ना पूरा, तो वो क्या है? बाई फोर्स ही है। ठीक है। ड्रिफ्ट होता है कि आपने लगाई पानी की मोटर और पानी की मोटर को चालू करके पानी को नीचे से धक्का देकर ऊपर भेज रहे हो। पानी ऊपर जाना नहीं चाह रहा, आपने क्या दिया? धक्का, तो बाई फोर्स ऊपर भेजा, तो वो हमारे पास क्या है? ड्रिफ्ट। तो मैं कहता हूं कि पढ़ ले, तो आपने मान लो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, फिर मैं थप्पड़ मार के पढ़ूंगा, वो है ड्रिफ्ट। बिना कहे आप पढ़ लेते हैं तो वो है डिफ्यूजन। तो आप किस में आते हैं? डिफ्यूजन में आते हो। जो बाई फोर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है? ड्रिफ्ट। और जो श्वेत होता है वो क्या होता है? डिफ्यूजन। हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होगा, उच्च से निम्न की तरफ अपना पाएगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन होगा, वो क्या होगा? ड्रिफ्ट। यहां कैसे होगा? बैटरी लगा दोगे कि भाई धारा इधर प्रवाहित करनी, बैटरी इधर लगा दो, टर्मिनल चेंज कर दो, इधर प्रवाहित करनी, टर्मिनल क्या कर दो? चेंज। जैसे आपने बैटरी के टर्मिनल बदले, धारा की दिशा बदल गई? नहीं बदल गई? तो कैसे बदली? बाई फोर्स। वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स ही है कि नहीं है? कैसे? एक मैं समझा देता हूं, याद रखना, लिखूंगा नहीं। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव ये कहता है, यदि आप प्रेशर लगाओगे यानी बल लगाओगे तो उसके प्लेटों के बीच में वोल्टेज उत्पन्न होगा। यदि आप वोल्टेज लगाओगे तो प्लेटें फैलेगी यानी कि प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा, V बराबर क्या? W बटा Q। विभव क्या है? कार्य बटा आवेश। कार्य बराबर क्या होता? बल गुणा विस्थापन। बताओ है कि नहीं है बल? भाई विभव किसके कारण है? बल के कारण। कार्य के कारण। कार्य किसके कारण था? बल के कारण। तो विभव किसके कारण है? बल के कारण। तो यानी कि यदि विभव अप्लाई किया तो इसका मतलब आपने बल पूर्वक धारा की दिशा को क्या है? बदला है, तो वो क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट। और बिना अप्लाई किए वो होगा, वो क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन तथा होल का प्रवाह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, है ना भाई? यानी कि आप क्या कहेंगे भाई? बाई फोर्स। क्या होगा भाई? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता क्या होगी? बाई फोर्स। बाई फोर्स क्या होगा? बैटरी या सेल द्वारा। किसके द्वारा होगा भाई? बैटरी या सेल द्वारा। इस करंट को आप क्या कहेंगे भाई? ड्रिफ्ट करंट। दूसरा हमारे पास क्या होता है भाई? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करंट क्या होता है? डिफ्यूजन करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तथा होल का प्रवाह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होता है, ड्रिफ्ट। और इलेक्ट्रॉन तथा होल का प्रवाह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। होल का प्रवाह
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। ये इसमें बाई फोर्स लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये क्या होगा भाई, श्वेत प्रक्रिया, ये तो अपने आप वो है हमारे पास डिफ्यूजन। कर लो नोट। अब जो नए बच्चे एलपी का फॉर्म भरेंगे उनके जाति प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दो। बना लो, जानकारी क्या देनी। यदि आपको ओबीसी एससी एसटी जिसका भी लाभ मिलता है तो बना लो। ओबीसी वालों को बढ़ाना पड़ता है, एससी एसटी वालों को एक बार बढ़ाना पड़ता है, फिर हमेशा चल जाता है। ईडब्ल्यूएस वालों का फाइनेंशियल ईयर का हिसाब से चलता है कि भाई पिछला फाइनेंशियल ईयर गया तो हर वो वित्तीय वर्ष के अनुसार उसको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वित्तीय वर्ष के अनुसार। तो वो जरूर बना ले। और कोई भी आपको जो मिलेगा वो कहेगा डॉक्यूमेंट एकदम रेडी रहने चाहिए, ओके रहना चाहिए। आपको बहुत जने मिलते हैं, अरे डॉक्यूमेंट कोई बात नहीं है, ये ना ये बाद में बना लेना, बाद में चल जाता है, क्योंकि उसका कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस बंदे का नंबर आया ही नहीं, तो उसको लगता है चल जाता है। वो तो उसको पता होता है जिसका डीवी में नंबर आया तो फिर वो कहेगा चलेगा कि नहीं चलेगा। जब तक डीवी में नंबर नहीं है कोई कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है। और वो जनरली वैसे कहते हैं अरे इतना ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता है। फिर वो वहां पर कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारे जिस दिए गए नोटिफिकेशन डेट के बीच में आपका है ही नहीं। फिर आप जाओगे एटीएम से लिखोगे कि मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में भी मैं ओबीसी में ही था, ऐसे लिखवाना पड़ता है। फिर वो मानने मानने नहीं मानने नहीं मानने, ये भी लफड़ा रहता है। और दूसरा एक होता है नाम का लफड़ा, नाम आम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब तो काफी सारे लोगों को डॉक्यूमेंटों में नाम सही हो गए। पहले क्या है कि पापा का नाम मम्मी का नाम इधर थोड़ा सा ये स्पेलिंग आ गया, इधर स्पेलिंग ये आ गया, इधर स्पेलिंग ये आ गया, तो फटाफट में आ जाता है ना ऊपर नीचे है। ये आधार कार्ड में लफड़ा इसलिए आया था, आधार कार्ड बने थे ठेके से। ये रियलिटी है ना। आपके गांव में आधार कार्ड का कैंप लगा था और उसमें कहा था फटाफट आधार कार्ड बनाएंगे। उनको एक आधार कार्ड के 10 रुपए या 20 रुपए दे रहे थे। तो आप डेट ऑफ बर्थ बता रहे थे ना, वो सुन नहीं रहे थे, वो एक्सेस करके 1993 में कर देते थे, एक्सेस करके 1995 में कर देते थे। बाद में तुम करेक्शन कर रहे थे, उनका तो 10 रुपए पक्का हो गया। उनको 10 रुपए या 20 रुपए ऐसे मिल रहे थे हर आधार कार्ड के पीछे। तो उन्होंने आपके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगाई नहीं थी ज्यादा। ये तो बाद में लोगों ने मॉडिफाई करा करा कैसे किए हैं। सबसे ज्यादा मिस्टेक आधार कार्ड के कारण है, वो भी ठेके पे गए ना आधार कार्ड, क्योंकि एक संस्था को दे दिए कि भाई तुमने इस जिले का आधार कार्ड बनाने का ठेका। तो वो कहेगा भाई इस गांव में मेरा इतना तारीख को कैंप है, इस गांव में इतना तारीख को कैंप है, तो आप आओ ना, आप डॉक्यूमेंट लेना, आधार कार्ड आपका बना देंगे। अब आपकी सारी चीजें पूरा पूरा लिखेंगे, आपका नाम, फिर आपकी जाति, पूरा सर नेम लिखेंगे, वो तो टाइम लगेगा। वो नाम लिखते थे, सर नेम गायब कर दिया। आप चेक कर लेना पुराना वालों के, सर नेम गायब, डेट ऑफ बर्थ गायब, सीधा साल दिखता उसमें। तो ऐसे ऐसे ना वो ठेके से थे, तो उसमें से ही मामला हो जाता है, फिर वो सही कराते घूमना पड़ता है। अगला अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है डायोड। ठीक है भाई, क्या हुआ, कॉपी चेंज कैसे कर रहे हो? ओके, तो अब हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है डायोड। डायोड है, डायोड किसे कहते हैं भाई? तो डायोड हमारे पास होता है कि 2 चीज से मिलकर बनेगा डायोड, 3 से मिलकर बनेगा ट्रायोड, 4 से मिलकर बनेगा टेट्रोड और 5 से मिलकर बनेगा पेंटोड। तो अपने तो 2 बड़ा है, यानी एक तो होगा पी टाइप पदार्थ और एक होगा एन टाइप पदार्थ। तो इसी के कारण क्या बनेगा, उस युक्ति को हम क्या कहेंगे, डायोड। मैं इस युक्ति के बारे में गुण समझा देता हूं पहले तो, कि एक हमारे पास है पी टाइप पदार्थ, पी टाइप पदार्थ में होल होते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? पी टाइप में होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या होते हैं? अरे आप जो बताओगे वही लिखूंगा, आपने कहा ना मैं पढ़ गए हैं।
तो इसमें मेजोरिटी में कौन होते हैं? होल। तो आप यही कहेंगे पी टाइप पदार्थ वही है जिसमें होल की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। तो होल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है। तो मेजोरिटी में कौन होगा? होल होगा। ठीक है। आप बताओ कि ये हमारे पास दूसरा कौन सा है भाई? एन टाइप। एन टाइप में हमारे पास होल होते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं? ज्यादा कौन होते हैं? अब मैंने ज्यादा का पूछा है। अब एन टाइप में केवल इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, होल की संख्या क्या होती है? कम। तो पूछे कि एन टाइप में माइनॉरिटी में कौन है? होल। मेजोरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में माइनॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी में कौन है? होल। तो ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी का फर्क आएगा। ठीक है। अब बताओ कि यहां पी टाइप में जो आयन होंगे वो पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे? पी टाइप में आयन पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव वाले कौन है? हाथ खड़ा करना। एक, दो, तीन। तुम तीन ही सही हो, मैं धमका के पूछ रहा था केवल। नेगेटिव ही होते हैं। आप पी टाइप खोलो, उस पी टाइप में लिखा है कि एक्सेप्ट राइन है, और एक्सेप्ट राइन में निशान मैंने एन ए माइनस लगाया, और एन टाइप में लिखा है मैंने डोनर आयन, और वह एनडी प्लस लिखाया। आयन में लिखा है नहीं लिखाया? तो बताइए पी टाइप में आयन कौन से होंगे? नेगेटिव। पी पॉजिटिव मान के बैठे हो आप ऐसे। और एन टाइप में आयन कौन से होंगे? पॉजिटिव। क्योंकि एन टाइप में आयन कौन से होते हैं? डोनर आयन। कौन से आयन होते हैं? तो यहां पर हमारे पास होते हैं ग्राही आयन। कौन से आयन होते हैं? ग्राही। यहां आयन कौन से होते हैं? दाता, डोनर आयन। एक पी टाइप पदार्थ है, दूसरा एन टाइप पदार्थ है। पी टाइप और एन टाइप पदार्थ मिलने पर जब क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करता है तो उस युक्ति को हम पीएन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। तो एक पी पदार्थ और एक एन पदार्थ मिलकर क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन होल आपस में गति करना प्रारंभ करेंगे। नोट करो इतना सा। ये समझ में तो आ गया ना भाई? एन टाइप माइनस और पी टाइप प्लस ऐसा है नहीं भाई। डायोड को अलग से चैप्टर बनाकर पढ़े हैं, चैप्टर तो अलग ही है ना, अगला चैप्टर शुरू कर दिया भाई मैं। डायोड हम पढ़ेंगे 8 तरह के कम से कम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डायोड है पीएन डायोड। आता केवल पीएन डायोड है। उसके बाद में 10% वैल्यू तो कम से कम या उससे ज्यादा ही वैल्यू है जो है जिंदर डायोड की। फिर 10-15% वैल्यू है एलईडी की, पर सारे मिलके भी 10-15% में आ जाते हैं, बाकी के इतना ही है मामला। एलईडी डायोड नाम सुना आपने, जिंदर नाम आपने सुना है, और ये डायोड आपने नाम सुना है। बाकी शॉर्ट की डायोड, टनल डायोड, ईसा की डायोड, कई अलग अलग डायोड आएंगे। ठीक है।
ओके, ये हमारे पास क्या है भाई, डायोड। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट। डायोड की डेफिनेशन क्या है? पी तथा एन प्रकार के, अब आप लिखना कुछ मत भाई, ठीक है ना। पी तथा एन प्रकार के पदार्थ मिलकर क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं। पी तथा एन प्रकार के पदार्थ मिलकर क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण तो करते हैं तो बनने वाली इस युक्ति को, युक्ति मतलब डिवाइस, इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं भाई? इस युक्ति को पीएन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। पीएन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। पी तथा एन प्रकार के पदार्थ मिलकर क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं तो बनने वाली इस युक्ति को हम क्या कहते हैं भाई? बनने वाली इस युक्ति को पीएन डायोड या हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर डायोड। क्या कहते हैं? पीएन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। क्लियर मामला? अब मैं इसको बनाता हूं। एक मिनट। पहले तो आप ये देखो, ये हमारे पास कौन सा पदार्थ है भाई? पी टाइप। ये हमारे पास कौन सा पदार्थ है? एन टाइप। ये पी टाइप का सिरा और ये एन टाइप का सिरा, ठीक है। ये बीच में जो भाग आपको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? जंक्शन। ये हमारे पास क्या कहलाता है? जंक्शन। इस जंक्शन को मैं क्या कह दूं? पीएन जंक्शन। इस जंक्शन को क्या कह दूंगा भाई? पी और एन मिला कि नहीं मिला? ठीक है। अब देखो, जो पी टाइप पदार्थ जो होता है, पी टाइप पदार्थ के अंदर हमारे पास क्या होता है? तो आप कहेंगे पी टाइप पदार्थ में हमारे पास होता है होल। पी टाइप में क्या होता है? होल। मेजोरिटी में क्या होते हैं? होल। और माइनॉरिटी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो एक का दूका होगा, बाकी सब क्या है? होल है। एन टाइप में मेजोरिटी में कौन है भाई? तो एन टाइप में मेजोरिटी में हमारे पास है, कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हमारे पास एन टाइप है, जो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखो ध्यान से, कि यहां पर आयन होते हैं, वो कौन से होते हैं? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन होते हैं। यहां आयन कौन से होंगे? नेगेटिव। अब क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के, एक तरफ पॉजिटिव आयन है, एक तरफ नेगेटिव आयन है। दोनों आयन एक दूसरे की तरफ क्या होंगे? आकर्षित। आकर्षित होंगे तो ये देखो, यहां पर नेगेटिव आयन क्या आके क्या हो गए? जमा हो गए। इधर से यहां से कौन आ गए भाई? पॉजिटिव आयन।
और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आके जंक्शन के पास दोनों तरफ जमा हुए कि नहीं हुए? हुए। जंक्शन के पास दोनों तरफ जमा हुए तो हमारे पास ये जो भाग है ये एक नई परत बना लेता है। क्या बना लेता है? परत। इसको हम क्या कहते हैं? अवक्षय परत। इसको हम क्या कहते हैं? अवक्षय परत। अवक्षय परत को इंग्लिश में कहते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या कहते हैं? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, अवक्षय परत बन जाती है। तो अवक्षय परत है, तो अब इस अवक्षय परत में सवाल सबसे पहला यही आता है, अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? बताओ भाई। तो आप कहते हैं 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ लेकिन टेक्निकल हेल्पर वालों ने सेंटीमीटर बदल के लिखा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब ये कोई अलग से आया नहीं था, हमने ये पढ़ा है तो ये आ ही सकता है। उन्होंने मीटर को किसमें बदल दिया? सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर बदल के जाओ, वो 10⁻³ mm कर देगा। हो ही सकता है, मैं तो कैसे रोकूंगा उसको, है कि नहीं? तो ये है मोटाई। फिर होता है कि आप मुझे बताओ, अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल होते हैं कि दोनों ही होते हैं? दोनों ही नहीं है। कहां है इलेक्ट्रॉन होल? आयन है इसमें। इसमें क्या होते हैं? तो आप कहोगे इसमें केवल आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा होल नहीं होते। ये भी लाइन लिखना, इसमें केवल आयन होते हैं। इसमें केवल आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा होल नहीं होते हैं। इसमें केवल और केवल क्या होते हैं? आयन। ठीक है। एक है पी टाइप पदार्थ, दूसरा है एन टाइप पदार्थ। अवक्षय परत है, उसकी मोटाई क्या होती है? 1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁶ यानी 10⁻⁴ इसमें केवल क्या होते हैं? आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा होल नहीं होते। ठीक है। और ये हमारे पास जंक्शन क्या कहलाता है भाई? पीएन जंक्शन। ठीक है, ओके। यहां पर हमारे पास इसके बीच में जो वोल्टेज होगा ना, ये वी नोट है। इस वी नोट को आप क्या कहेंगे भाई? इस वी नोट को, वोल्टेज को आप बोलते हैं कट इन वोल्टेज। अभी यहां वी नोट लिख देना, कट इन वोल्टेज नाम मैं आगे लिख दूंगा, ठीक है ना? अब बताओ, ये हमारे पास क्या? जंक्शन। और ये पूरी क्या है? डिप्लीशन लेयर। ठीक है। अवक्षय परत के बारे में एक और मामला यहां लिख देना पॉइंट। जैसे जैसे डोपिंग बढ़ती है, डोपिंग बढ़ने का मतलब है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ना, पी टाइप में होल बढ़ना। डोपिंग बढ़ेगी तो अवक्षय परत भी बढ़ेगी, घटेगी? लगाओ तुक्का। अवक्षय परत क्या होगी? घटेगी। क्यों घटेगी? कि यहां नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, तो ज्यादा बल पूर्वक ऊपर लगाएंगे। ज्यादा बल लगाएंगे तो परत क्या हो जाएगी? पतली। ज्यादा बल लगाएंगे तो परत क्या हो जाएगी? पतली। तो इसलिए डोपिंग बढ़ाओगे तो अवक्षय परत का मान क्या होगा? घटेगा। अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है? माइक्रोमीटर। इसमें केवल क्या होता है? आयन, जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल नहीं होते हैं। पी टाइप की तरफ वाला सिरा क्या कहलाता है? एनोड। पी टाइप की तरफ वाला सिरा क्या कहलाता है? एनोड। एन टाइप की तरफ वाला सिरा क्या कहलाता है? कैथोड। जो मैंने लिखा, जो बताया, वो समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो पूछ लो कोई सा भी। आ गया? करो नोट।
तो n प्रकार के पदार्थ मिलकर क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं, इससे बनने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, पीएन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। ये पूरा मामला। अब यहां पर हमारे पास आता है V नोट, इसे हम क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज कहते हैं। या आप क्या लिखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, या फिर इसको एक और हम क्या नाम से जानते हैं, नी वोल्टेज। इसके अलावा भी कोई नाम लिखे तो देख लेना। उसने घुटना उठना जोड़ वोड़ ऐसा कुछ लिख दिया था, नी को घुटना ही कहता है। अब लिख दिया, उसमें मैं क्या करूं, बाकी इसके खुद के नाम है 3। कट इन वोल्टेज कह दो, बैरियर पोटेंशियल कह दो, या नी वोल्टेज। अब ये वोल्टेज कहते किसे हैं, वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को ऑपरेट करने के लिए आवश्यक है। कम से कम इतना वोल्टेज तो दो ताकि डायोड काम करने लगे, उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। तो आप कहेंगे वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को संचालित होने के लिए आवश्यक है। वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को संचालित होने के लिए आवश्यक, उसे हम क्या कहते हैं, नी वोल्टेज। वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को संचालित होने के लिए आवश्यक है, उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे हम कहेंगे नी वोल्टेज। यानी नी वोल्टेज कैसे कहते हैं, वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को संचालित होने के लिए आवश्यक है। यानी उसे हम कट इन वोल्टेज भी कह दो, बैरियर पोटेंशियल भी कह दो, या नी वोल्टेज कह दो। सिलिकॉन के लिए कितना मान होता है, 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3 वोल्ट। कौन अच्छा, सिलिकॉन के जर्मेनियम? जर्मेनियम कम वोल्टेज पे काम, मैंने 0.5 ही दिया तो सिलिकॉन ने तो काम ही नहीं किया, जर्मेनियम ने काम किया। चालकता किसकी ज्यादा, जर्मेनियम की। कट इन वोल्टेज किसका कम होना चाहिए, तो जर्मेनियम का। तो ये हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम कट इन वोल्टेज है। जो मैंने कल लिखाया था 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन का और 0.72 है जर्मेनियम का, वो 0.72 जर्मेनियम का था, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ये वोल्ट है, उसकी जगह इसको और इसकी जगह उसको काम में मत लेना, वो ऊर्जा है, ये विभव है। आप कहोगे भाई उधर सिलिकॉन में कितना था, 1.1 और जर्मेनियम का 0.7 हो। इधर देखो सिलिकॉन में 0.7, जर्मेनियम 0.3, लेकिन ये क्या है, वोल्ट, और वो क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक तो मामला ये हुआ। ये समझ में आया कि नहीं आया? किससे कहते हैं कट इन वोल्टेज, वह न्यूनतम वोल्टेज जो डायोड को संचालित करने के लिए आवश्यक, कम से कम इतना वोल्टेज तो दो कि ये ऑपरेट करना शुरू करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज। अब होता है इसका सिंबल कैसा है। सिंबल तो आप जानते हैं डायोड का, आपने चैप्टर पढ़ा पूरा। यही है क्या सिंबल, पीएन डायोड का सिंबल यही है। अब बताओ ये तीर का निशान क्या बताता, सवाल ये भी है। तीर का निशान फॉरवर्ड बाइस में धारा की दिशा को दर्शाता है। फॉरवर्ड बाइस क्या होता है अभी बताऊंगा मैं, ठीक है ना भाई। फॉरवर्ड बाइस में धारा की दिशा को इंगित करता है। तीर का निशान किसको इंगित करता है, तीर का निशान है फॉरवर्ड बाइस में धारा की दिशा को इंगित करता है। फॉरवर्ड बाइस में क्या है, फॉरवर्ड बाइस में धारा की दिशा को इंगित करता है। ठीक है, ये खड़ी लाइन है,
तो खड़ी लाइन किसको बताएगा बताओ भाई? रेजिस्टेंस नहीं, एक तो खड़ी लाइन बताएगा बैरियर पोटेंशियल को, कि भाई इसको तोड़ना पड़ेगा तभी आप पार पड़ पाएंगे। दूसरा आप क्या होगे, रिवर्स करंट को रोकने के लिए, जैसे मान लो इधर से करंट आएगी तो रिवर्स में धारा प्रवाहित होगी क्या? नहीं। रिवर्स करंट को रोकने का खड़ी लाइन दर्शाता है। ठीक है भाई, तो सिंबल पता चल गया। तीर का निशान क्या बताएगा? फॉरवर्ड वाइस में धारा, और वो फॉरवर्ड वाइस में जो धारा है, इस गेट, ये गेट, इस गेट को तोड़ोगे तभी तो धारा प्रवाहित होगी। गेट को तोड़ने के लिए कम से कम वोल्टेज चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल। तो वो है खड़ी लाइन दर्शा रहा है। या उधर से आने वाले को रोकेगा तो भी कौन तरह रोकेगा? खड़ी लाइन। तो रिवर्स करंट को रोकने का ये सिंबल है, करो नोट। आप मेरे मैसेज नहीं देख रहे हैं क्या? देख लेता हूं, क्या है मैसेज इसका भाई? कौन सी बुक से पढ़ाते हो? मेरी बुक से पढ़ाता हूं, निमी बुक से पढ़ाता हूं। ये क्या सवाल है? आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए ये मैं बता देता हूं, कि आपको नोट्स पढ़ लेना चाहिए, बहुत है, उसके बाद सवाल करो रामबाण के। ज्यादा थ्योरी की किताब में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे, पढ़ो, वो कोई मना नहीं। रामबाण को जरूर कर लेना बस। हो गया भाई? ठीक है। अब हमारे पास आता है एक फॉरवर्ड बाइस, एक रिवर्स बाइस। इसकी बाइसिंग दो प्रकार से होती है, एक फॉरवर्ड, एक रिवर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इधर फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस को अग्र अभिनति भी बोलते हैं या अग्रगामी भी बोल दो।
फॉरवर्ड बाइस किसे कहते हैं, पहले तो ये बताओ, बताओ भाई, फॉरवर्ड बाइस किसे कहते हैं? जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल डायोड के एन टाइप से जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। जैसे मान लो आपके पास ये पी एन पदार्थ है, ये पी टाइप है, और ये क्या हमारे पास है, एन टाइप। ठीक है, ओके। या फिर आप ऐसे भी कह दो कि ये लो डायोड, एक ही बात है ना भाई। तो आप यही कहेंगे डायोड के एनोड से बैटरी का धनात्मक सिरा तथा तथा लिखना, कुछ मत, ध्यान से देख लेना, कैथोड से ऋणात्मक सिरा जुड़ा होता है। सही बात है, ऐसे ही जोड़ा हुआ है, ओके। इससे हमारे पास क्या होता है, जो फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो फॉरवर्ड बाइस का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा, फॉरवर्ड बाइस का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा, आवश्यक परत क्या होती है, छोटी। आवश्यक परत क्या हो जाती है भाई, छोटी। ठीक है। तीसरा, अब ये तो हमारे पास डायोड है। अब यहां पर फॉरवर्ड बाइस में धारा का प्रवाह उच्च होता है, तो प्रतिरोध क्या है, निम्न। धारा का प्रवाह उच्च, उच्च होके बहुत उच्च नहीं होता है, मिली एम्पियर में, उच्च मिली एम्पियर में। तो प्रतिरोध क्या होता है भाई, प्रतिरोध निम्न। ये भी ठीक। अगला, आदर्श अवस्था में ये डायोड कैसे काम करेगा, बताओ भाई। आदर्श अवस्था में, आदर्श अवस्था में हमारे पास प्रतिरोध क्या माना जाएगा, जीरो। निम्न है तो क्या माना जाएगा, जीरो। और यदि जिसका प्रतिरोध जीरो हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या होता है भाई, शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करेगा। जीरो किसके रूप में काम करेगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बाइस। अब आप लिखना नहीं, अब हम देखते हैं रिवर्स बाइस क्या होता है। इस फॉरवर्ड को ही हम रिवर्स बनाते हैं। अब देखो, फॉरवर्ड को रिवर्स बनाते हैं तो सारा प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो सबसे पहली क्या हुआ, सबसे पहला नाम आया यहां रिवर्स बाइस। अब ये चलना धीमे लग गया भाई। रिवर्स बाइस होने का मतलब ये अग्र अभिनति नहीं है, ये हमारे पास क्या है, पश्च अभिनति है। अग्र अभिनति नहीं होगा, क्या होगा, पश्च अभिनति। अब आप मुझे बताओ, मैं इसमें बैटरी के टर्मिनल को कैसे जोड़ूंगा भाई, उल्टा। सही बात है कि नहीं है। अब यहां बैटरी का नेगेटिव सिरा इधर, पॉजिटिव सिरा इधर होगा, और यहां बैटरी का नेगेटिव और बैटरी का पॉजिटिव। कोई गड़बड़ नहीं किया। और ऐसा करने पर हमारे पास क्या होगा, बैटरी के जो हमारे पास एनोड है, इसकी जगह लिख दो कैथोड, कैथोड की जगह लिख दो एनोड।
तो आप कहेंगे बैटरी के कैथोड से, मतलब डायोड के कैथोड से बैटरी का धनात्मक और एनोड से क्या जोड़ोगे, ऋणात्मक। तो ये हमारे पास कौन सा बाइस हुआ, फॉरवर्ड है रिवर्स है भाई, रिवर्स। तो रिवर्स बाइस हुआ, तो रिवर्स बाइस में क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस जितना ज्यादा बढ़ोगे अवक्षय परत का मान भी बढ़ेगा, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। धारा का प्रवाह इसमें उच्च होगा, निम्न होगा, निम्न। धारा का प्रवाह इसमें निम्न, जस्ट उल्टा है उसका। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उच्च। ओके, रिवर्स बाइस परत है। यदि धारा का प्रवाह क्या होगा भाई, निम्न, निम्न किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में। तो प्रतिरोध क्या होगा, उच्च। ठीक है, तो आदर्श अवस्था में प्रतिरोध क्या माना जाता है, अनंत। कौन सा सर्किट माना जाएगा, ओपन। तो इसका जस्ट उल्टा, इधर आया कि नहीं आया, तो इसके ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, फॉरवर्ड समझ आगे, रिवर्स तो उल्टा ही है। करो नोट, फॉरवर्ड समझ में आगे, रिवर्स क्या है, जस्ट उल्टा ही है।
हो गया भाई? ओके। डायोड के कैथोड से बैटरी का धनात्मक सिरा तथा एनोड से ऋणात्मक सिरा जुड़ा होता है। रिवर्स बाइस से तो एक से प्रतिशत का मान बढ़ेगा। लिख लिया भाई? ओके। अब देखो फोर्थ बाइस और रिवर्स बाइस के बारे में आपने गुण देख लिया। अब हम देखते हैं डायोड का अभिलक्षण, यानी डायोड का ग्राफ कैसे बनता है। तो हेडिंग लिखना है डायोड का अभिलक्षण। डायोड का अभिलक्षण। चलो, अब बताइए डायोड का अभिलक्षण क्या है। ये ठीक है। तो हमारे पास जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा धारा का मान तो बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो वोल्टेज और धारा के बीच का ग्राफ दर्शाते हैं। शुरुआत में वोल्टेज पॉजिटिव है तो धारा भी क्या है, पॉजिटिव। लेकिन शुरुआत में वोल्टेज स्टार्ट होने के बावजूद धारा स्टार्ट हुई नहीं, कुछ देर के बाद स्टार्ट हुई। ये कारण क्या था भाई, वी नोट। इसे हम क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज। यानी वो तो न्यूनतम वोल्टेज आना ही पड़ेगा जिसके बाद में धारा का प्रवाह होगा। उससे पहले डायोड काम करने शुरू नहीं किया। 0.7 वोल्ट तक डायोड ने काम करना शुरू किया क्या, नहीं, तो तब तक इसमें कुछ नहीं आएगा। तो वोल्टेज और धारा के बीच संबंध है। अब ये जो हमारे पास है कौन सा बाइस कहलाएगी, तो आप कहेंगे सर इधर तो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है। कौन सी बाइस है, फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस में मिली एम्पियर में धारा बहती है, माइक्रो एम्पियर में मिली एम्पियर। ठीक है। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये बताओ रेख एक ए रेख दिख रहा है। रेख मतलब तो सीधी रेखा है, सीधी रेखा है क्या, तो क्या है, ए रेख। ए रेख में कौन सा है, तो चर घातांकी है। ए रेख नॉन लीनियर है। डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है, लीनियर के नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर में कौन सी है, चर घातांकी, एक्सपोनेंशियल वाली। ठीक है। अब आओ, इसमें जब रिवर्स बाइस में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वोल्टेज कितना ही करो लेकिन धारा का प्रवाह तो नहीं हो रहा, बहुत ही कम हो रहा है, ये ब्रेकडाउन आता है। तो ये हमारे पास क्या है, रिवर्स बाइस। कौन सा बाइस है, तो पूछेगा रिवर्स बाइस में धारा किस में बहती है, माइक्रो एम्पियर। इससे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम धारा। रिवर्स धारा कह दो या क्या कह दो, व्युत्क्रम धारा। व्युत्क्रम धारा जर्मेनियम में कितनी होती है, माइक्रो एम्पियर। और लिया लीकेज धारा कह दो, सिलिकॉन में कितने होते हैं, नैनो एम्पियर। ओके। अब ये वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। एक्चुअल में इसका भी एक और केस है, एक और केस है कि चर घातांकी कैसे, ये ग्राफ क्या v और i के बीच में है, तो एक्चुअल में ग्राफ v और i के बीच में नहीं बनता है, log i और v के बीच में बनता है। मैं आपको दिखाता हूं इसकी इक्वेशन क्या होती है। i बराबर i नोट, लिखना मत कोई भी, i बराबर i नोट e की पावर v अपॉन ईटा vt माइनस 1, ये धारा के प्रवाह का ग्राफ होता है। डायोड का समीकरण ये है, I बराबर आई नोट ई की पावर V अपॉन ईटा वीटी माइनस 1। वीटी तो मैंने कल पढ़ाया था, क्या था, थर्मल वोल्टेज। और नीटा का मान जर्मेनियम के लिए 1, सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 2, ये नीटा होता है। तो इसको हम देखते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, I समानुपाती E की पावर V। ठीक है, या V कह दो या VD कह दो भाई। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है या V कह दो। अब देखो दोनों तरफ लोग है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, लोग आई समानुपाती वी। तो ग्राफ किसके बीच में है, लोग आई और वी के बीच। अब लोग एंटी लोग तो मैं कहां समझाऊं, ई होता है एक्सपोनेंशियल, इसे एंटी लोग कहते हैं। इसे एंटी लोग हटाना तो दोनों तरफ क्या करोगे, लोग है, इधर लोग लिया इधर भी लोग लिया, तो लोग क्या हो गया भाई, कैंसिल, ये मामला है। तो ये हमारे पास ग्राफ बनता है इस प्रकार। और दूसरा है, इलेक्ट्रॉन तथा होल घूमते रहते हैं,
इलेक्ट्रॉन तथा होल जो होते हैं ना, ये कहलाते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर। क्या कहलाते हैं? मोबाइल चार्ज कैरियर। और हमारे पास जो आयंस होते हैं वो इमोबाइल चार्ज कैरियर कहलाते हैं। ये घूमते नहीं रहते हैं। ध्यान रह जाएगा। ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाओगे धारा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे? कट इन वोल्टेज। उसके बाद में वोल्टेज बढ़ाओगे धारा बढ़ेगी, लेकिन रेखीय नहीं होगी। कैसे होगी? अरेखीय। अरेखीय में कौन सी होती है? चरघातांकी। चरघातांकी ये रही आई समानुपाती ई की पावर वी। ई की पावर वी किसी के पावर में जाता तो उसे चरघातांकी कहते हैं। चर की घात है। चर मतलब वेरिएबल, तो वेरिएबल की क्या लग गई? घात। ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा बाइस हो गया भाई? फॉरवर्ड बाइस। रिवर्स बाइस में आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा बहुत कम बहती है। किसने होती है? माइक्रो एम्पियर। और इधर जो वोल्टेज का पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? वीबी, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। करो नोट। है ये चरघातांकी है। ऐसी रेखा को चरघातांकी नहीं है। एक होता परवलय भी तो होती है। परवलय होती है वो जीरो से शुरू हो जाती है। ये परवलय का ग्राफ है। एक पैराबोला होता है, ऐसे आती है तो हाइपरबोला का होता है। पैराबोला, हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल। ये चरघातांकी इसको इसलिए बोलते हैं इस सूत्र के कारण। होती सब क्या है? एरे की। अब देखो ऐसा तो आपको मुड़ा हुआ तो उसमें भी दिख जाएगा मशीनों में कई जगह। लेकिन मशीनों में सारी चरघातांकी थोड़ी होती है, पैराबोला और हाइपरबोला भी होती है। तो डिपेंड करेगा कौन सी इक्वेशन से बना हुआ है। लिख लिया भाई? जल्दी करो भाई, जल्दी करो।
तो ये हो गया भाई आपके पास मामला डायोड का विलक्षण। एक और होता है, देखो आजकल ऐसा तो उसमें कोई है नहीं केस, पुराने टाइम में क्या होता था कि एनोड और कैथोड को पहचान होता ना, तो ये एनोड है और ये कैथोड है, तो कैथोड की तरफ क्या होता है, हल्की सफेद रंग की पट्टी होती थी। क्या होती थी? हल्की सफेद रंग पट्टी। जिधर होता है वो क्या होता है, कैथोड। फिर होता है कि डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई बताओ? डायोड का उपयोग, एक तो हमारे पास होता है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या करता है भाई, एसी को डीसी में। दूसरा स्विच के रूप में, फॉरवर्ड बाइस है तो ऑन और रिवर्स बाइस है तो ऑफ। दूसरा और है जो आपके वैसे तो सिलेबस में है नहीं इलेक्ट्रिशियन की, इलेक्ट्रिक मैकेनिक के सिलेबस में भी है, क्लिपर एवं क्लैंपर में। क्लिपर एवं क्लैंपर में ये वेव शेपिंग सर्किट होता है, क्लिपर एवं क्लैंपर में। यानी कि आपको जितनी वेव चाहिए उतनी वेव प्रोवाइड करें, इसलिए क्लिपर एवं क्लैंपर होता है, वहां पर भी डायोड का उपयोग किया जाता है। क्लिपर और क्लैंपर किसे बनेगा, डायोड से। रेक्टिफायर किसे बनेगा, डायोड से। स्विच में भी क्या प्रयोग किया जाता है, डायोड। ठीक है। एक और है डायोड रेजिस्टेंस, डायोड प्रतिरोध होता है, जो आप लिखो आर डी, ये होता है हमारे पास वीटी बटा आई एफ। वीटी हमारे पास कौन सा वोल्टेज कहलाएगा भाई, थर्मल वोल्टेज। आई एफ हमारे पास क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड करंट। वैसे नीटा वीटी अपॉन आई एफ होता है, और नीटा का मान बराबर एक होता है जर्मेनियम के लिए, और नीटा का मान 2 होता है किसके लिए भाई, सिलिकॉन के। ठीक है, ये डायोड प्रतिरोध। अब डायोड में सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ नहीं बचा। कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, पीएन डायोड का। अब बाकी तो डायोड बाकी है, जिंदर विंदर कहाँ है, एलईडी वेलईडी। क्या सवाल क्या बचेगा? है वायरमैन इलेक्ट्रिशियन सेम है, वायरमैन वाले इलेक्ट्रिशियन ही लोग है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यूनि डायरेक्शन होता है, ये नहीं लिखा भाई। डायोड एक दिशा युक्ति है। एक दिशा मतलब यूनि डायरेक्शनल। और भी कोई पॉइंट छूट गए तो बता दो भाई।
हो गया भाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, तो आप कहेंगे डायोड प्रतिरोध। ठीक है। डायोड हमारे पास कौन सी युक्ति है, तो आप कहेंगे डायोड हमारे पास एक दिशा युक्ति है। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास डायोड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास एक आता है नाम ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या होता है भाई ब्रेकडाउन वोल्टेज? भंजन वोल्ट था, किसे कहते हैं बताइए भाई? रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाने पर विभव का वह मान जहां धारा अचानक से बढ़ जाए, यही होगा। ये देखो भाई, ये वोल्टेज है, ये धारा है। रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाने पर विभव का वह मान जहां धारा अचानक से बढ़ जाए, इसे हम क्या कहेंगे? ब्रेकडाउन वोल्टेज। सही बात है। तो आप लिख देंगे रिवर्स बायस में विभव का वह मान जहां पर धारा अचानक से बढ़ जाए, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगा। रिवर्स बायस में विभव का वह मान जहां धारा अचानक से बढ़ जाए, क्या कहलाएगा भाई? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है भाई, कर लोगे नोट और ये पढ़ लेना। अगली क्लास में आगे का भाग पढ़ेंगे। ये पढ़ गया ना भाई डायोड पूरा, कल बाकी के डायोड पढ़ेंगे। ठीक है भाई।